नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय जिनके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आज के क्या विषय रहेंगे, आइए इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको पहले हम जानकारी देंगे रेशम कीट और मधुमक्खी पालन के बारे में और साथ ही बात होगी गुलाब की खेती की। तो विषय आपने जान लिए और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपका परिचय से करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलराज सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनूप कुमारी जी, आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र में नागौर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अनूप कुमारी जी आपका भी। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे खास तौर से हमारे जो किसान हैं, ना सिर्फ खेती बल्कि इसके साथ साथ रेशम कीट पालन की हम बात करें या मधुमक्खी पालन की बात करें, इस दिशा में अब काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का भी प्रयास यही रहा है कि कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए और उसके नज़रिए से देखा जाए तो डॉक्टर बलराज एक महत्वपूर्ण विकल्प और काफ़ी कारगर विकल्प ये साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुकुल जी, देखिए मधुमक्खी पालन की अगर बात करते हैं या रेशम कीट पालन की बात करते हैं, रेशम कीट पालन में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। और ख़ास करके जब चर्चा करते हैं भाई शहतूत को लेकर के या मूंगा जो रेशम कीट उत्पादन है, तो दोनों के क्षेत्र में भारत का स्थान है। और मधुमक्खी पालन की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो 2000 वर्ष को अगर हम देखें और आज 2020-21 को देखें तो बहुत प्रगति इसके अंदर हुई है। और अब स्थिति ये है, कहाँ 10,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन था, आज गत वर्ष जो है वो लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है और लगभग 60% इसका निर्यात है पश्चिम के देशों में, अमेरिका में। और ये नहीं कि भाई सिर्फ हम शहद से इसको देख रहे हैं, शहद का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका है कि कैसे किसानों की आमदनी इससे बढ़े। और ये एक ऐसा व्यवसाय है मधुमक्खी पालन कि इसको भूमिहीन किसान भी, युवा जो गांव में रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और स्वरोजगार पैदा करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मधुमक्खी पालन को अपना सकते हैं। और इसमें कृषि में आय बढ़ाने की जो बहुत गुंजाइश इसलिए है कि देखिए, एक तो जब मधुमक्खी पालन आप करेंगे तो फसलों को फायदा होगा और खास करके जो परंपरागत फसलें हैं उनकी उपज में इजाफा होगा, काफी बढ़ोतरी होगी, चाहे वो तिलहन फसलें हों, चाहे दूसरी क्रॉप्स हों। और जो बीज उत्पादन वाली फसलें उनका तो गुजारा ही नहीं हो सकता, सब्जियां हों और दूसरी फसलें हों, तो निश्चित तौर पे मधुमक्खी, और फिर साथ में आपका शहद का उत्पादन और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में जो है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से मोम हो, रॉयल जेली हो, वैक्स, ये आपका वेनम हो, जिसको विष बोलते हैं, उसका बड़े पैमाने पर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से आज हमारे देश में ये काफ़ी प्रगति इसमें हो रही है। और नेशनल बी बोर्ड, चाहे AICRP, हनी बीज, हम अनुसंधान का काम मुख्य रूप से करते हैं देश में मधुमक्खी पालन को लेकर के। और इसके अलावा KVIC जो हैं या दूसरी नेफेड जैसी संस्थाएं पूरा मधुमक्खी पालन के ऊपर काफ़ी अब वो है और मीठी क्रांति की शुरुआत हुई है। और अभी भी KVIC ने पिछले हफ्ते ही एक मोबाइल प्रोसेसिंग वैन इसका लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देखिए इसका शुभारंभ किया गया था। तो हनी मिशन हमारा चल रहा है और उसी के तहत अब मोबाइल हनी प्रसंस्करण की जब हम बात करते हैं, यानी अब हमारे जो किसान हैं उनको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उन्हीं के गांव में, उन्हीं के सामने ही जो शहद है उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें अच्छी आमदनी मिलेगी, ना सिर्फ मधुमक्खी पालन से बल्कि रेशम कीट पालन करके भी किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। रेशम एक प्राकृतिक रेशा होता है और रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी किसानों की मदद करती है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। कृषि पर आधारित इस कुटीर उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत में शुरू करके इससे जल्दी ही उत्पादन शुरू किया जा सकता है। आप खेती किसानी और दूसरे घरेलू कामों के साथ साथ भी इस उद्योग को शुरू कर सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम 2 प्रकार का होता है,
पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। दूसरी ओर अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन को अगर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक खास तरह का बॉक्स होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। पोषण प्रबंध की बात करें तो मधुमक्खियों का पोषण पराग और मकरंद होता है जो फूलों से मिलता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद और ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जाना आपने कैसे सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और आर्थिक मदद देखी किसानों को दी जाती है अनुदान के रूप में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इस व्यवसाय से जुड़ सकें और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। साथ ही जब आमदनी बढ़ाने की हम बात करते हैं तो ना सिर्फ परंपरागत फसलें बल्कि फूलों की खेती करके भी जो किसान हैं अपनी अच्छी आमदनी लेते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी कड़ी में अगर गुलाब की खेती की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह के विकल्प किसानों के सामने हैं, कैसे वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इस बारे में आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर अनूप कुमारी जी से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनूप, जानना चाहेंगे आपसे, जब गुलाब की खेती की हम बात करते हैं, क्योंकि हर एक फूल की जो खेती है बड़े पैमाने पर हमारे देश में होती है, लेकिन जब गुलाब की बात आती है तो ना सिर्फ इसकी खेती बल्कि इसका जो प्रसंस्करण है वो भी हम देखते हैं बड़े स्तर पर होता है। और क्या उसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसान इसकी अगर खेती करें तो अपने लाभ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? जी मुकुल जी, गुलाब के लिए यदि अपन बात करें तो गुलाब का जो फूल है वो उसके क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं, रंग होते हैं, आकार होते हैं और उसकी सुंदरता और सौंदर्य और सुगंध की वजह से गुलाब को फूलों का राजा कहा गया है। गुलाब की खेती क्योंकि इसमें जो फूल होते हैं उनको कारणों से इनकी आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा इनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की। डॉक्टर अनूप कुमारी जी आ रही है? जी आप डॉक्टर अनूप कुमारी, आप बता रही थी किस तरीके से फायदा हो सकता है? जी, गुलाब की यदि बात करें तो गुलाब का जो फूल है वो क्योंकि उसके अलग अलग रूप होते हैं, रंग होते हैं, आकार होता है और सौंदर्य और सुगंध के कारण इसको फूलों का राजा भी कहा गया है। गुलाब का जो फूल है इसको अपन कट फ्लावर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और लूज फ्लावर यानी खुले फूलों के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फूलों के अलावा इसके विभिन्न प्रकार के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद होते हैं जैसे कि गुलाब जल है, गुलकंद है, इनके अलावा इनका जो फूलों से भी ज्यादा किसान भाई इस तरह से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करके और अधिक आय कमा सकते हैं। तो न केवल अपन गुलाब की बात करें बल्कि कोई भी जैसे गेंदा हो, कोई भी किसी भी प्रकार के फूल हो तो उनसे अपन दूसरी जो अपने ट्रेडिशनल फसल है उनकी बजाय अधिक आमदनी कमा सकते हैं। जी, अधिक आमदनी देखिए हमारे किसानों को मिल सकती है। जैसा डॉक्टर अनूप कुमारी ने हमें बताया कि ना सिर्फ गुलाब बल्कि और भी कई ऐसे फूल हैं जिनकी खेती आप बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। लेकिन बात अगर खासतौर से गुलाब की जाए तो वहाँ पर और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। फूलों के राजा गुलाब की खेती आपको मालामाल कर सकती है। जी हाँ, हर किसी की पसंद खुशबूदार गुलाब की बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। आमतौर पर गुलाब के पौधे जमीन से 6 फुट ऊंचे होते हैं। गुलाब की खेती से ज्यादा फायदा लेने के लिए गुलाब की अलग अलग किस्मों को लगाना चाहिए। वैसे तो गुलाब की खेती के लिए कई नई तकनीकें हैं, लेकिन ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती करना अच्छा रहता है। गुलाब की खेती के लिए ग्रीन हाउस को मध्यम जलवायु वाली जगह पर बनाना चाहिए। ऐसी जगह जहां पर सूरज की भरपूर रोशनी, कम बरसात और ज्यादा तेज हवाएं न चलती हों, ग्रीन हाउस के लिए अच्छी रहती है। ग्रीन हाउस ऐसी जगह बनाएं जहां पानी का स्रोत और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। गुलाब की संरक्षित खेती मुख्य रूप से कर्तित फूलों को उगाने के लिए की जाती है। गुलाब की खेती के लिए अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए।
अलग अलग जगहों के लिए गुलाब की अलग अलग किस्में मौजूद हैं। आप गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। ये आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से सर्दियों में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता रोग नहीं लगता है। पूसा शताब्दी किस्म की बात करें तो यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। प्रत्येक पौधे से सर्दियों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल मिलते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से फूलों की खेती आपको और ज़्यादा मुनाफा दिला सकती है। और बात गुलाब की जाए तो यहाँ पर और भी संभावनाएं हैं जिसके ज़रिए आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही आज लगातार हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन की बात की जाए या फिर मधुमक्खी पालन को भी देखें, जहाँ पर अलग अलग संभावनाएं नज़र आती हैं, अलग अलग जो अवसर हैं वो किसानों के लिए मौजूद हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ उनको जानने की। इस बारे में डॉक्टर बलराज आपसे हम जानना चाहेंगे, सरकार की तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से जो कोशिश है वो की जाती है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। बहुत बहुत स्वागत नंदस्वरूप जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ गुलाब के पौधे में, गुलाब के फूल में ऐसे कौन से कीट हैं, ऐसे कौन से रोग हैं जो लगते हैं, उसे हमको किस प्रकार से बचाना है। दूसरी चीज, ये गुलाब जल बनाने के लिए कौन से रंग का हमें फूल रखना चाहिए और फूल सुखा करके किस प्रकार से हम स्टोर करें। और गीला गुलाब हमें बाजार ले जाना तो सुरक्षित किस प्रकार से वहां तक पहुंचाएं जिससे उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसका कलर न मिटने पाए, कम न होने पाए। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर अनूप कुमारी, क्या जानकारी इनको देना चाहेंगे आप? जी मिश्रा जी, जैसा कि आपने गुलाब में कीड़े के बारे में पूछा, तो गुलाब में जो सस्य क्रियाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुलाब में एक महत्वपूर्ण सस्य प्रक्रिया होती है गुलाब की कटाई छटाई। तो यदि अपन कटाई छटाई के बाद उसमें कोई फफूंदीनाशक दवाई का कई बार स्प्रे नहीं करते हैं तो गुलाब में डाईबैक बीमारी शुरू हो जाती है। डाईबैक का मतलब है कि उल्टा सूखा रोग होता है। उसमें ऊपर से उसकी टहनियाँ सूखना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पूरा पौधा, उसकी शाखाएं सूखने के साथ साथ उसकी जड़ सहित पूरा पौधा सूख जाता है जी। तो ये जो उल्टा सूखा रोग होता है, इसे कई बार अपने गुलाब की पूरी हो जाती है। तो ये एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, उल्टा सूखा रोग। इसके अलावा बीमारियों की बात करें तो इसमें एक काला धब्बा रोग बीमारी आती है, जो कई बार मौसम में बहुत ज्यादा नमी आर्द्रता की वजह से इसमें काला धब्बा रोग आता है, जिसमें पत्तियों पे काले धब्बे बनते हैं और ये धब्बे फिर एक बड़ा आकार ले लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी पत्ती नष्ट हो जाती है, पत्तियां पीली पड़कर पूरी झड़ जाती है। तो ये काला धब्बा रोग भी इसमें बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा यदि पेस्ट की बात करें तो इसमें कीड़े होते हैं, जैसे कि इसमें थ्रिप्स बहुत ज्यादा लगता है। थ्रिप्स जो होते हैं वो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जो पत्तियों का रस चूसने की वजह से पत्तियां नष्ट हो जाती है। ऐसे ही थ्रिप्स की तरह से ही माइट लगती है। इसमें पत्तों के नीचे की तरफ एक झुंड में रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जिनको माइट बोलते हैं। तो ये माइट भी इसमें बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा यदि खेत में कई बार नमी की कमी रहती है तो उस समय इसमें टर्माइट, दीमक बहुत ज्यादा लगती है। चलिए, ये तो बात हुई रोग और कीटों की, कैसे इससे हम अपने इसका बचाव कर सकते हैं। साथ ही कुछ और जानकारी आपसे भी हम आगे लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी जी परशुराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सर, मैं जंगली मधुमक्खियों का पालन करता हूँ, तो जो दूसरी मधुमक्खियां होती है उनसे अच्छा शहद देती हैं जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो कौन सी प्रजाति आप वहाँ पे जंगली रूप में पालन कर रहे हैं? हाँ जी, जंगली मधुमक्खियां। हाँ नहीं, जंगली में कौन सी है? एपिस डॉर्साटा है या कौन सी प्रजाति होती है सर? काली जैसी होती हैं, छोटी छोटी होती है मधुमक्खियां। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कैसे बढ़ाया जाए जो शहद का उत्पादन भी है, और क्या दूसरी प्रजाति? देखिए, जब शहद के उत्पादन की बात करते हैं ज़्यादा, तो वैज्ञानिक दृष्टि से 2 प्रजातियां ही देश में वो पालतू रूप में अपनाई जा रही हैं बड़े पैमाने पे। एक तो इटालियन बी है जिसको एपिस मेलिफेरा बोलते हैं। इसका शहद का उत्पादन सबसे ज़्यादा है विश्व भर में, हिंदुस्तान में भी।
उत्तर भारत के मैदानों में, इवन पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, इसको अपनाया जा सकता है। दूसरी जो हमारी प्रजाति है एपिस सेराना इंडिका, जो कि पहाड़ी क्षेत्र या जो तटीय क्षेत्र हैं, ईस्ट कोस्ट हो, वेस्ट कोस्ट हो, दक्षिण भारत के इलाके हों, अब मेलिफेरा का जो उत्पादन है वो तो लगभग 35 किलो से लेकर, बहुत अच्छा प्रबंध आपका है और फसल चक्र अच्छा है कहीं पर और माइग्रेशन सही से होता है, तो 50 किलो तक प्रति बॉक्स अच्छी कॉलोनी से शहद साल भर में प्राप्त होता है औसतन, वरना 35 किलो 30 से 35 किलो औसतन प्राप्त हो जाता है। और जो सेराना इंडिका है जो हमारी प्रजाति, वो आपके सोलन में भी उपलब्ध है, सोलन में हमारा सेंटर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो उसमें करीब 15 से 20 किलो शहद का उत्पादन होता है अच्छे प्रबंधन के बावजूद जो है। तो इस प्रकार से 2 प्रजातियां ही हम पालतू रूप में डोमेस्टिकेटेड हैं। इसके अलावा जो जंगली प्रजातियों में मुख्य रूप से ज़्यादा जो डोरसाटा, जिसको पहाड़ी रॉक भी बोलते हैं, वो है, और उसकी क्षमता पॉलिनेशन में विषम परिस्थितियों में सहन करने की। इसके अलावा एक छोटी प्रजाति और है एपिस फ्लोरिया, और बहुत सारी प्रजातियां छोटी जो आप बात कर, स्टिंगलेस बीज भी हैं और दूसरी प्रजातियां भी हैं जो देश में विद्यमान है। तो वो जंगली रूप में है, लेकिन पालतू रूप में अभी तक 2 ही प्रजातियां हैं जिनका मधुमक्खी पालन के रूप में हम जो है अपनाते हैं किसान। और इसका यही है कि अपनाने से पहले, आप करने से पहले वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण अवश्य लें, जब भी आपको सरकार की योजनाओं का और अन्य जो है लाभ मिलेगा तो बिल्कुल जरूरी कर पाएंगे। तो प्रशिक्षण देखिए जरूरी हो जाता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो यशवंत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छा विषय रखा है आपने गुलाब का। जी शुक्रिया। देश में खुशहाली लाता है, तो हम चाहेंगे कि जो बटिंग होती है, जैसे कलम करते हैं, तो हमें अगर गुलाब के फूल को, रंग को बदलना है, तो हम 2 तरह के गुलाबों को मिला करके कलम करके कर सकते हैं या बीजों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर अनूप कुमारी जी, क्या इनको जानकारी देना चाहेंगे? जानना चाह रहे हैं क्या बरिंग करके जो रंग है वो हम बदल सकते हैं? और हमको जो क्या नाम से गुलकंद के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। जी डॉक्टर अनूप, आपने जैसे गुलाब में कलर चेंज करने की बात कही है, तो अपन किसान भाई अपने खेत में गुलाब के फूलों का रंग चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए अपन को जिस प्रजाति का, जो जिस कलर का गुलाब जिसकी खेती करनी है, उसकी आंख लाके लगा सकते हैं। तो इसको आंख लगाना बोलते हैं। और गुलाब में जैसे कि एक कलम के द्वारा करते हैं और दूसरा आंख के द्वारा करते हैं। तो जी किसान भाई जिस कलर के या जिस तरीके भी कोई भी प्रजाति जिसकी आप वो खेती करना चाहते हैं, तो देसी गुलाब या जैसे रोजा इंडिका जिसकी प्रजाति ओडोरेटा है, या रोजा मल्टीफ्लोरा, ये जो गुलाब है, इनकी कलम तैयार करके, और जब कलम से पौधा तैयार हो जाता है 1 से 1.5 महीने बाद में, तो उस पौधे पे अपनी वांछित जो भी वो जिस भी कलर का किस्म चाहते हैं अपने खेत में, उस कलर की या अच्छी किस्म की जिसकी भी चाहे उसकी लाके उस पे आंख लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही गुलकंद के बारे में भी जानकारी लेना चाह रहे थे पहले गुलाब से जो पौधे तैयार करते हैं। जी मुकुल जी, वो पूछ रहे थे गुलकंद के लिए जो है, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी जो किस्म है वो एक तो गंगानगरी और एक पुष्करी जो गुलाब है, जो देसी किस्में डॉक्टर अनूप बता रही थी, वो ज्यादा कारगर है इस प्रकार से प्रसंस्करण के लिए। आप उसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो 2 किस्में ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी रमाकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मधुमक्खी पालन करना चाहते हो तो प्रशिक्षण कहाँ से लें हम? चलिए हरदोई से जुड़े। देखिए आप उत्तर प्रदेश से हरदोई से हैं, तो हमारा जो है, देखिए एक तो कृषि विज्ञान केंद्र भी आजकल मधुमक्खी पालन के ऊपर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। अभी नेशनल बी बोर्ड ने काफी प्रोग्राम्स प्रशिक्षण के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों को देश में दिए हैं। जी इसके अतिरिक्त अगर आप पंतनगर आ सकते हैं तो हमारा जो अखिल भारतीय जो परियोजना है मधुमक्खी पालन के ऊपर जो है, तो उसका जो केंद्र है वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है।
और वहाँ पे लगातार साल भर प्रशिक्षण होते रहते हैं, वहाँ से भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारा बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर सेंटर है इसका जो है मधुमक्खी के ऊपर अनुसंधान का, वहाँ भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। और जहाँ तक आप हरदोई से हैं तो निश्चित रूप से आपके इलाके में भी फसलों की अच्छी खेती होती है, तिलहनों की खेती भी होती है। तो आप उत्तर भारत में आपका क्षेत्र आता है तो निश्चित तौर पे आप सही प्रशिक्षण वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का लेके और एपिस मेलिफेरा को जो है मधुमक्खी पालन के रूप में अपना सकते हैं। लेकिन अगर प्रशिक्षण नहीं लेंगे, पूरी जानकारी नहीं होगी और सही रखरखाव नहीं होगा, प्रबंधन नहीं होगा, तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको मन बना के पहले अच्छा प्रशिक्षण आप लें और उसके बाद आप कितने पैमाने से शुरू करना चाहते हैं, मिनिमम 10 से 15 जो बक्से आते हैं मधुमक्खियों के जो डिब्बे आते हैं उनसे शुरू कर सकते हैं। वरना आप चाहते हैं कि व्यापारिक स्तर पे मैं बड़े पैमाने पर करना चाहता हूं और पूरा इसी में लगाना चाहता हूं, तो फिर आप जो है ना लगभग 50 से 100 बक्से से भी शुरू कर सकते हैं। और जब आप प्रशिक्षण ले लेंगे तो जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं अनुदान की, उसमें आपको 40% अनुदान जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के अगर आप हैं तो आपको 70% तक अनुदान जो है उसमें मिलता है जी, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए अलग अलग आर्थिक मदद जो है वो आपको मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण यही कि आप जैसे ही प्रशिक्षण लेंगे तो उसके बाद ना सिर्फ आर्थिक मदद, लेकिन अगर ऋण के लिए आवेदन करना है तो वहाँ भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है और वो भी कार्य आपका आसानी से हो सकता है, जिससे आप इस व्यवसाय को हर एक पैमाने पर, हर एक स्तर पर शुरू कर सकते हैं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं रेशम कीट और मधुमक्खी पालन के बारे में, साथ ही गुलाब की खेती आप कैसे कर सकते हैं। और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। हमारे साथ खगड़िया बिहार से फिलहाल एक दर्शक जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप मनोज जी अपना। जी सर, मैं ये गेंदा की खेती करना चाहता हूँ सर। गेंदे की खेती आप करना चाहते हैं? जी सर, तो इसके लिए नर्सरी डालें या कहीं से नर्सरी मिल जाएगी हमें सर? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर अनूप कुमारी, क्या इनको आप सलाह देना चाहेंगी? मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि गेंदे की खेती भी साल में अपन 3 बार कर सकते हैं। तो इसकी खेती का अच्छा उत्तम समय होता है कि सर्दियों में खेती करें तो ज्यादा उपज मिलती है। फिर भी यदि गर्मियों में खेती करना चाहे तो अभी फरवरी के महीने में जी इसके आप यदि नर्सरी के बारे में पूछ रहे हो तो आप आपके जो भी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। वहाँ से आपको बीज उपलब्ध करवा देंगे, या फिर कई बार नजदीकी कृषि की विज्ञान केंद्र में आपको पौध भी उपलब्ध हो सकती है। यदि पौध उपलब्ध नहीं होती है तो आप बाजार से या आपके पूसा से बहुत ही अच्छी किस्में हैं, जैसे पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, ये इसके अलावा जो भी आपके लोकल जो किस्में हैं उनकी भी लाके इस समय नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए लेकिन अभी क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है तो गर्मी के लिए सही समय फरवरी का महीना जो है वो इसी समय अब आप नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन गर्मी वाली फसल के लिए आपको थोड़ा सा केयर ये रखना पड़ेगा कि इसके लिए पानी की थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। इसके आगे यदि आप बारिश वाली सीजन में गेंदा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जुलाई के महीने में नर्सरी डाल सकते हैं। तो नर्सरी डालने के लिए लेकिन बारिश के मौसम में, क्योंकि कई बार खेत में पानी भराव की स्थिति हो जाती है, तो उस समय ये ध्यान रखना है कि जो भी आप नर्सरी तैयार करते हो या क्यारियां की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पानी की निकासी का प्रबंध हमें यहाँ करना होगा। पानी के लिए बहुत ज्यादा पानी के लिए ये बहुत ज्यादा सहिष्णु होता है। लेकिन लगातार हम देखते हैं जिस तरीके से मौसम का जो असर है वो पड़ता है, और खासतौर से तापमान को अगर देखें डॉक्टर बलराज, तो किस तरह का असर हम मान सकते हैं मधुमक्खी पालन पर? तापमान की जब बात करते हैं देखिए तो निश्चित तौर पे जैसा फसलों में होता है वैसे मधुमक्खी पालन में भी इसका असर पड़ता है। जी। सर्दी के अंदर भरपूर मात्रा में मधुमक्खियों के लिए खाना तिलहन के रूप में, दूसरी फसलों के रूप में उपलब्ध रहता है। अधिक ठंड पड़ती है तो भी दिक्कत आती है, और जब धुंध पड़ती है तो मधुमक्खियों के साथ भी वही होता है, वो अपने उससे बॉक्स से बाहर नहीं जाती अपने घर से, और जो कार्य करती हैं खाना इकट्ठा करने का, जिसके दौरान वो परागण का काम करती हैं, वो नहीं कर पाती। और जब बहुत ज्यादा अधिक तापमान होता है गर्मी में, उसका भी असर बिल्कुल निश्चित तौर पे पड़ता है। उस टाइम पे उनके लिए पानी की उपलब्धता एक मुख्य वो रहता है, और खाने की उपलब्धता, क्योंकि सर्दी में अभी जैसे सरसों की फसल है भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। उत्तर भारत के मैदानों में, बुंदेलखंड तक आप चले जाएं, सेंट्रल इंडिया में चले जाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में, तराई के क्षेत्र में, तो ऐसे में खाने की कमी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की तरफ बढ़ते हैं तो खाने की कमी होती है, और गर्मी के महत्वपूर्ण फसलों में पानी की कमी भी होती है। तो कैसे गर्मी से बचाएं, कैसे उनको पानी उपलब्ध कराएं, खाना नहीं है तो कहाँ माइग्रेट करें उनको, फिर कौन सा अच्छा माइग्रेटरी रूट अच्छा होगा। यहाँ से अलवर से आप ले जाना चाह रहे हैं तो क्या यमुनानगर लेके जाएंगे, अंबाला लेके जाएंगे, जो यूकलिप्टस के पेड़ हैं उनमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद क्या आप एप्पल ऑर्चार्ड्स में सेब के बगीचे हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां लेके जाएंगे, या आप अलीगढ़ के अंदर समर के अंदर बाजरे की खेती होती है चारे के रूप में, और उसमें चारे में कम से कम ये होता है, बाजरे के अंदर जो सिट्टा आता है उसमें पोलन तो मिल ही जाता है, नेक्टर नहीं है। तो खाने का काम जो हम शुगर सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट के रूप में देते हैं, एक कृत्रिम आहार के रूप में देते हैं, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, और मधुमक्खियों का फिर लीची के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो कुल मिला के मौसम का असर मुकुल जी मधुमक्खी पालन के ऊपर पड़ता है कि गर्मी में कैसे बचाव करें और सर्दी में कैसे बचाव करें। लेकिन कम से कम ये है सर्दी के अंदर खाने की कमी नहीं है, और इसीलिए चलिए इस बारे में और भी जानकारी मैं लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो नरेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? टीवी का वॉल्यूम। हेलो हेलो नरेश जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हाँ सर।
जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर हम यहाँ के मिट्टी जो है मेरा वॉल्यूम आप बात कर दें जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी नरेश जी, हाँ सर, बता रहे थे कुछ मिट्टी में समस्या आप बता रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ सर, पूछ रहे थे लेकिन मेरा यहाँ का मिट्टी जो है बलौर टाइप का है जी, और ढलान जमीन पड़ता है। हम कौन सा खेती करें, कौन गुलाब या केला का खेती कर सकते हैं इसमें? चलिए बिल्कुल। जमुई बिहार में से है आप, तो आप निश्चित तौर पे गेंदे की खेती भी कर सकते हैं और गुलाब की भी, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप कट फ्लावर रोज, जैसा डॉक्टर अनूप बता रही थी शुरुआत में, कि ग्रीन हाउस वगैरह बना करके अगर आप खेती करना चाह रहे हैं तो कट फ्लावर रोज, जिसको हम घरों में रखते हैं, कई दिन तक चलता है जी, उसको उसकी खेती कर सकते हैं। और खुले खेत में आप करना चाह रहे हैं तो लूज फ्लावर के रूप में आप जो है गेंदे की के साथ साथ जो है ना गुलाब की खेती भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग विकल्प। साथ ही डॉक्टर अनूप कुमारी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो किसान हैं अमूमन हम देखते हैं ना सिर्फ खुले खेत में भी खेती करते हैं, बल्कि जो अलग अलग विकल्प हैं संरक्षित रूप से जो हम कहते हैं, तो बेहतर स्थिति क्या हम मान सकते हैं? जी देखो, नरेश जी को मैं बताना चाहूंगी पहले कि अब सबसे पहले वो अपने आसपास का जो बाजार है उसकी मांग को परख ले, क्योंकि गुलाब में अलग अलग तरह के कलर के गुलाब की किस्में होती है। तो यदि कई बार मेट्रो सिटी या आसपास में कोई बड़ा शहर होता है तो वहाँ पे कट फ्लावर्स की ज्यादा मांग रहती है जी। यदि कट फ्लावर्स की मांग नहीं रहती है तो खुले फूलों की मांग लगभग हर है, लेकिन खुले फूलों में भी ये है फिर कि कौन कौन से कलर की वहाँ पे ज्यादा मांग रहती है जी। तो इसमें क्योंकि गुलाब में जैसे लाल, गुलाबी, नारंगी, पीला, सफेद, कई कलर के फूल आते हैं, तो जिस किस्म की ज्यादा मांग रहती है उसी किस्म को वहाँ पे अपने खेत में लगाएं। इनके अलावा ये अपने मिट्टी की और जमीन की यदि बात कर रहे हैं तो गुलाब के लिए बलुई से लेकर जो चिकनी मिट्टी होती है, लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में खेती कर सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए। तो जो उनकी जो मिट्टी है या खेत उसकी वो पहले जुताई कर ले और एक बार अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, क्योंकि गुलाब के लिए जो पीएच है वो 5.5 से लेकर 7 तक जो रहती है वो बहुत ही उपयुक्त रहती है जी। तो अपनी गुलाब की खेती से पहले या गेंदे की खेती से पहले अपने जो मिट्टी की जरूर वो कृषि विज्ञान केंद्र में जांच करवा लें। काफी महत्वपूर्ण, ना सिर्फ फूलों की आप खेती कर रहे हैं बल्कि कोई भी फसल लेते हैं तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नागेन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, मधुमक्खी के बारे में कहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं? नागेंद्र जी, मधुमक्खी पालन में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं पंतनगर से या बांदा कृषि विश्वविद्यालय से। हमारे अखिल भारतीय परियोजना के 2 केंद्र हैं, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त आजकल केंद्र सरकार का जो नेशनल बी बोर्ड है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, उसने जो है काफी कृषि विज्ञान केंद्रों को, तो आपका मिर्जापुर का जो कृषि विज्ञान केंद्र है हो सकता है उसको भी प्रशिक्षण मिले होंगे, तो उनको काफी बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरफ जो है ना मधुमक्खी पालन के ऊपर केंद्र सरकार का काफी जोर है और काफी योजनाएं अनुदान के रूप में। और अभी KVIC जो खादी ग्रामोद्योग जो विलेज कमीशन है उसकी तरफ से भी कई चीजें बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज के ऊपर। और अब उन्होंने एक प्रोसेसिंग, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, एक मोबाइल वैन का शुरुआत की कि आम किसान अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं कर सकता शहद की, तो उसका वो कैसे करे, तो ऐसी मोबाइल वैन चलेंगी तो 300 किलोग्राम शहद का प्रतिदिन वो जो है ना प्रसंस्करण कर सकती है, उसको प्रोसेसिंग कर सकती है। और टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है उसके अंदर। शहद के अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, वो भी वहां पे निदान हो सकता है। मॉइस्चर सारी जानकारी यानी मिल सकती है।
तो आप केवीके से संपर्क करें या 2 जगह से जो मैंने बताया, बांदा या पंतनगर, वहां से आप निश्चित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई मधुमक्खी पालन की, लेकिन रेशम कीट पालन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसी चुनिंदा जगह या इस तरह की जलवायु अनुकूल होती है, कहाँ हमारे किसान कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब हम जैसा रिपोर्ट में दिखाया भी था, जो हमारे साथियों ने देखी होगी, किसानों ने, उसमें जो शहतूत की जब बात करते तो शहतूत आधारित रेशम कीट उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, ये राज्य और जम्मू कश्मीर, ये राज्य अग्रणी हैं। और इसमें जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जिसका कार्यालय जो है बेंगलोर में है, और एक सेंट्रल सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो मैसूर में स्थापित है, तो वहां पे प्रशिक्षण का काम होता है। और इसमें शहतूत आधारित आप करना चाहते हैं तो वहां का यह है कि वहां का जो आपका जो टेम्परेचर है वो महत्वपूर्ण है। शुरुआती स्टेज में करीब 25 से 27-28 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। लेटर स्टेज में वो 26-27 से लेकर 28-29 डिग्री तक रहना चाहिए। और आर्द्रता की अगर बात करें तो 60 से 70% आर्द्रता, ताकि जो अगर हम शहतूत का उत्पादन पहले हमें करना पड़ेगा या गैर शहतूत का आप करना चाहते हैं, उन राज्यों में उत्तरी पूर्वी जो हमारे राज्य हैं या आसाम वगैरह, उसमें किन किन वृक्षों का हम वो करते हैं, तो इसका पूरा आप जानकारी जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेरिकल्चर का, उसके ऊपर मैसूर से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं या मैसूर से जो हमारा जो बोर्ड है उससे भी जानकारी ले सकते हैं। और इसमें भी अनुदान की, प्रशिक्षण की और ये सारी योजनाएं इसके अंदर भी निहित हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग योजनाएं हैं। अगर आप रेशम कीट पालन भी करना चाहते हैं, अलग अलग विकल्प आपके पास हैं जिसके ज़रिए आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर अनूप कुमारी जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ना सिर्फ गुलाब की खेती की हम बात कर रहे हैं बल्कि इसके प्रसंस्करण की बात की जाए, मूल्य संवर्धन की हम बात करें, तो क्या क्या हमारे जो किसान हैं वो शुरुआती तौर पर कर सकते हैं? फिर चाहे गुलकंद की हम बात करें, गुलाब जल की बात करें, आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगी? हेलो जी मुकुल जी, जैसे कि गुलाब के लिए इसमें पहले बता रहे थे कि 2 प्रकार के फूल होते हैं, कट फ्लावर्स और लूज फ्लावर्स। तो कट फ्लावर्स का उपयोग बुके में किया जाता है, जबकि जो लूज फ्लावर्स होते हैं उनके बहुत अधिक मूल्य संवर्धित उत्पाद भी तैयार कर सकते हैं। तो मूल्य संवर्धित उत्पादों की बात करें तो जब कई बार खुले फूल किसान के नहीं बिकते हैं तो वो कई बार फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय यदि उनसे वो गुलकंद तैयार कर ले या इत्र तैयार कर ले तो वो फूल के बजाय उनसे ज्यादा आय कमा सकते हैं। यदि गुलकंद की बात करें तो इसमें किसान भाई को कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। इसमें जो गुलाब की पंखुड़ियां होती है, उन पंखुड़ियों को चीनी के साथ 1/1 के रेशियो में, यानी कि यदि गुलाब की पंखुड़ियां 1 किलो है तो उसमें 1 किलो ही शर्करा या चीनी मिला के और जो किसी बर्तन में पैक करके यदि छाया में रख देते हैं तो 15-20 दिनों में उससे गुलकंद तैयार हो जाता है। तो गुलकंद तैयार करने के लिए किसान को कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। इसी तरह से गुलाब जल तैयार किया जाता है। गुलाब जल तैयार करने के लिए एक तांबे का यंत्र होता है, जिसमें उसमें पानी के साथ गर्म किया जाता है गुलाब की पंखुड़ियों को। तो ये एक भाप की तरह से निकलता है, जो भाप निकलती है उसे गुलाब जल तैयार होता है। गुलाब जल के बाद यदि उसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाए तो उसी से गुलाब से इत्र तैयार किया जा सकता है। तो इत्र की बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। अभी भी बाजार की यदि बात करें तो 1 किलो इत्र का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की कीमत मिलती है। इस तरह से इत्र तैयार करके या अन्य ना सिर्फ इत्र में बल्कि कई स्वादिष्ट व्यंजन है जहां पर गुलाब की खुशबू महकती है, और ये काफी महत्वपूर्ण। देखिए कैसे हमारे किसान इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, तनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत तनुज जी आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जाड़ों में मधुमक्खियों को फीड कौन सा दिया जाए और कैसे दिया जाए? चलिए बिल्कुल, फीड कौन सा दिया जाए और कैसे दिया जाए मधुमक्खी? देखिए तनुज जी, इसके लिए आप पहले आपको ये बताना पड़ेगा आपकी प्रजाति कौन सी है जो आप करना चाहते हैं अल्मोड़ा के अंदर। तो मेरा तो ये गुजारिश है आपसे, आप कभी पंतनगर आइए। डॉक्टर प्रमोद मल हैं जो हमारे अखिल भारतीय परियोजना को देखते हैं मधुमक्खी पालन की को पंतनगर में, उनसे संपर्क करिए। उन्होंने कई जो है ना उसके फीड
पंजाब वालों ने भी तैयार किए हैं, पंतनगर ने भी तैयार किए हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग फीड अलग अलग प्रजातियों के लिए वो सिफारिश की गई है। तो उनसे आप संपर्क करिए और पूरी जानकारी लीजिए। आपकी प्रजाति के ऊपर है कि सिराना इंडिका, मुझे लगता है आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मेलिफेरा का शायद संभावना कम है, लेकिन आप डॉक्टर प्रमोद मल से जानकारी लीजिए पूरी आकर के पंतनगर में, वो आपको पूरी जानकारी देंगे फीड के बारे में, आपकी प्रजाति क्या है जी। साथ ही गुणवत्ता की अगर बात की जाए डॉक्टर बलराज, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो गुणवत्ता में थोड़ा सा अंतर हमें नजर आता है, ये आखिर किस वजह से? और जो गुणवत्ता की जब तक बात आती है तो किसानों को और कितना इसको बेहतर रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक शहद में गुणवत्ता की बात मुकुल जी आप कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी मिलावट की बात भी बाजार में आती है जी। और जो आप बात कर रहे हो वैसे जो उत्पादन में गुणवत्ता की बात कर रहे हो वो निर्भर करता है। जैसे अभी सर्दी के अंदर ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है शहद का, वो सरसों आधारित है जी। क्योंकि सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा नेक्टर, मरकंद जिसको बोलते हैं, जिससे शहद बनता है और पोलन उसी से मिलता है, तो इसलिए उत्पादन सर्दी में ज्यादा होता है मेलिफेरा के द्वारा या सिराना इंडिका भी करती है तो भी। तो उसके बाद फिर जैसे आप गर्मी की तरफ जाएंगे तो यूकेलिप्टस उपलब्ध है, या एप्पल ऑर्चार्ड्स में आप जा रहे हैं, कहीं सर्दी में मान लिया आप सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात की तरफ चले जाएं तो वहाँ सौंफ का उत्पादन होता है। तो वो ज्यादा कंटेंट किस चीज का आएगा उसके अंदर, मरकंद के रूप में और पोलन के रूप में, तो उससे वो सारी चीज निर्धारित होती है। और जहां तक मिलावट की बात है, मिलावट कई बार चीनी का मिलावट भी कर दी जाती है जी। तो उसका अगर कोई चाहता है जानकारी लेना तो निश्चित तौर पर यह है सीधा साधारण तरीका, अगर भाई आप एक गिलास में, जो पारदर्शी गिलास हो कांच का, उसमें एक बूंद शहद लें और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी का तापक्रम होना चाहिए, उसमें एक बूंद डालेंगे, अगर वो पेंदे में तली में बैठ जाती है बूंद तो इसका मतलब उसमें मिलावट नहीं है, और अगर वो मिल जाती है, घुल जाती है, तो इसका मतलब उसमें चीनी की मिलावट है। लेकिन ये तो हुआ गन्ने की चीनी की बात जो C4 की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त आजकल राइस सिरप की अडल्ट्रेशन भी होती है, वो C3 की श्रेणी में आता है। इसके ऊपर हमारी जो 2 लैब, एक तो PBTI मोहाली और एक दूसरी लैब NDDB आनंद के अंदर, क्योंकि इसका बहुत ही जो ज्यादा लागत आती है NMR के द्वारा इसका करते हैं और अभी जर्मनी में है, लेकिन अब हमारी 2 लैब ये काम कर रही हैं उसके स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने में और उसका जो कि कैसे इसका पता लगाया जाए। तो गुणवत्ता को देखिए परखा जा रहा है। मॉइस्चर जो नमी की मात्रा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नमी की मात्रा 18% से कम होनी चाहिए और उसका भी साधारण तरीका है कि अगर आप शहद, सूखा कपड़ा आपने लिया और उस पर शहद की 2 बूंद आपने टपका दी और वो सूखे कपड़े से रिपट के चली गई तो बिल्कुल इसका मतलब मॉइस्चर परसेंट 18% से कम है। और अगर उसमें 20% से ऊपर मॉइस्चर और आपने कपड़े पर डाला तो एक लकीर सी उसके ऊपर बन जाएगी, वो सोख लेगा मॉइस्चर को जो कपड़ा, तो वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। नमी की मात्रा देखिए कैसे आप पहचान कर सकते हैं। नमी की मात्रा और किसी शहद में अगर शर्करा जो सुक्रोज है, इसकी भी जानकारी डॉक्टर साहब मैं आपसे लूंगा और हमारे जो दर्शक हैं जाहिर तौर पर वो भी जानना चाहेंगे कैसे देखिए आप असली शहद जो है गुणवत्ता उसकी पहचान सकेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक
11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार देखिए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने अपने विषय जो हैं उस पर जानकारी लेने के लिए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं शोभरन जी? हेलो बोलो। उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं गेंदा की खेती करना चाहता हूँ। हेलो, गेंदे की आप खेती करना चाहते हैं? हेलो, चलिए बिल्कुल, सवाल आपका हम तक पहुंच चुका है। डॉक्टर अनूप कुमारी उत्तर प्रदेश जालौन से हमारे साथ जुड़े हैं और ये जानना चाह रहे हैं गेंदे की खेती करना चाहते हैं, कैसे इसकी शुरुआत करें? जी डॉक्टर अनूप। किसान भाई को मैं बताना चाहूंगी कि गेंदे की खेती साल में 3 बार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा मौसम है कि यदि वो बारिश वाली सीजन में इसकी गेंदे की फसल लेना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त में इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण है कि पौध तैयार करने के लिए जो बीज किसान खरीदते हैं वो अच्छी किस्म के और अच्छे गुणवत्ता के होने चाहिए जी। इसकी बीज की जो गेंदे के जो बीज होते हैं वो यदि चटकीले होते हैं, चमक होती है उनमें अच्छी, इसका मतलब वो अच्छा पका हुआ बीज होता है। कई बार किसान गेंदे के बीज उत्पादन करते हैं लेकिन उनका बिना परिपक्वता के यदि वो बीज तैयार करते हैं तो वो उन बीजों से अच्छी नर्सरी तैयार नहीं कर सकते। तो अच्छे पके हुए बीज यदि किसान खुद तैयार करते हैं तो अच्छे पके हुए बीज रखें, या फिर अपने आसपास के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है वहां से भी बीज खरीद सकते हैं। नर्सरी के अलावा यदि किसान भाई साल में जैसे कि 3 बार खेती कर सकते हैं तो बारिश के अलावा सर्दी में भी कर सकते हैं। सर्दी की सीजन में थोड़ा सा जहाँ नमी बहुत ज्यादा रहती है, जैसे 80% से ज्यादा इसकी यदि नमी रहती है तो कई बार कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप होने की ज्यादा संभावना रहती है जी। तो थोड़ा सा इसके लिए ठंडा और शुष्क वाला जो प्रदेश होता है वहाँ पे गेंदे की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी गर्मियों की सीजन आ रही है तो गर्मियों में भी फरवरी मार्च में नर्सरी तैयार करके और मई जून में इसकी खेती ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग मौसम में आप कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? ये एक्चुअली सर हमको आरामबाग से मेरा घर है तो यहाँ पर रेशम कीट के बारे में जानकारी लेना है और यहाँ आसपास में कहाँ ट्रेनिंग होगा? जी देखिए, आप एक तो संदीप जी अपना जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है उससे संपर्क करें और पश्चिमी बंगाल में भी
जो हमारा रेशम कीट का जो बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, उनका कोई केंद्र है वहां पर भी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक 2 ही राज्य जो है अग्रणी है, वरना मैसूर में तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ही इसका, और जो नेशनल सिल्क बोर्ड का जो ऑफिस है, कार्यालय मुख्यालय, वो बेंगलोर में है। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, पर इसकी जानकारी के लिए आप जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र उससे संपर्क करें। बिल्कुल, वहाँ पे देखिए आप संपर्क कर सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर बलराज, जब देखा जाए तो एक अलग क्रांति हम देखते हैं, ना सिर्फ अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधु क्रांति की आज के समय में बात की जाती है, जिसको ना सिर्फ हम मिठास से जोड़ते हैं, मुनाफे से जोड़ते हैं। किस तरह का एक जो परिदृश्य है वो बनता अब नजर आएगा हमें? बिल्कुल, देखिए मुकुल जी, मीठी क्रांति की शुरुआत हुई 3-4 साल पहले जी, और उसके बाद बहुत जोर केंद्र सरकार का मधुमक्खी पालकों के लिए। और जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो कोई छोटा किसान है, 1 एकड़ जमीन है, वो भी कर सकता है। किसी के पास जमीन नहीं है, गांव में युवा है और कोई स्वरोजगार पैदा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। 10 बक्सों से शुरू करे, 50 से शुरू करे, अलग अलग, लेकिन प्रशिक्षण ले तो इससे फायदे हैं। अगर वो बड़े पैमाने पे एक समूह बना के करना चाहते हैं, एफपीओ भी बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वो करते हैं तो अकेला ये नहीं वो शहद उत्पादन करेंगे, वो पॉलिनेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए पुराने समय में आज से 15-20 साल पहले परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन आज अगर मधुमक्खी पालन, जब सर्दी में यहाँ से बक्सों को सेब के बगीचों में लेके जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो जो मधुमक्खी पालक उन बक्सों को वहां रखते हैं एप्पल ऑर्चार्ड्स में, सेब के बगीचों में, तो वो जो मालिक हैं जो उन बगीचों के, वो प्रति बक्सा अच्छी मधुमक्खी का बक्सा है तो उसके लिए 800 से 1000 रुपए देते हैं, यानी उस सीजन के लिए। आमदनी का जरिया भी देखिए बन सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ने का सवाल लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, राम नरेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, जैसे अपन गुलाब की फसल करना चाह रहे हैं जी, तो इसमें अपन को लगाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? चलिए, डॉक्टर अनूप कुमारी क्या जानकारी देना चाहेंगे? दतिया मध्य प्रदेश से हमारे जो दर्शक हैं जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ इन्हें करना होगा गुलाब की खेती के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगी कि यदि गुलाब की खेती वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो वो साल भर इसे पुष्प उत्पादन ले सकते हैं। तो गुलाब के सबसे पहले मैं उनको जलवायु के बारे में बता दूं कि गुलाब के लिए ठंडा और शुष्क जलवायु बहुत ही उपयुक्त रहता है, इसलिए इसकी खेती अपने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मैदानी भागों में सर्दियों में की जाती है, क्योंकि इसके लिए जो दिन का तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान लगभग 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। यदि दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो और वातावरण शुष्क हो, टेम्परेचर इस स्थिति में डाउन चला जाता है, तो उस स्थिति में चूर्णिल आशिता जो बीमारी होती है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है जी। वहीं जैसे अभी सर्दियों का मौसम होता है और तापमान बहुत कम हो और आर्द्रता लगभग 70% से अधिक चली जाए तो उसमें मर्दुल आशिता बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो एक तो इसके लिए जलवायु का ध्यान रखना जरूरी है कि ठंडा और शुष्क जिसमें लगभग 70% नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, वो इसके लिए उपयुक्त रहता है जी। यदि वो रोपण की जैसे बात करें तो इसके गुलाब के रोपण का सही समय अक्टूबर से नवंबर का महीना ठीक रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे मार्च में इसकी रोपाई कर सकते हैं, पर मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से नवंबर में कर सकते हैं। तो रोपाई के लिए पहले किसान भाई अपने खेत की बहुत अच्छी तरह से 2-3 जुताई कर ले, मिट्टी को भूरी कर ले और खेत की जुताई के समय उसमें 25 से 30 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लें। चलिए, सावधानी किसानों को रखनी होंगी और अच्छे उत्पादन के लिए, जिस वजह से और अच्छा मुनाफा वो गुलाब की खेती के जरिए कर पाएंगे। फिलहाल डॉक्टर अनूप कुमारी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। साथ ही यहाँ डॉक्टर बलराज आपसे भी जानना चाहेंगे कम शब्दों में और किस तरह की सावधानी हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो रखें अच्छे मुनाफे के लिए? देखिए, सबसे पहले तो है वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण, फिर आपको रखना है कि आप दोनों रूप में कर सकते हैं। आपको शहद उत्पादन, शहद के जो और बायो प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्राकृतिक रूप से उत्पादित मोम जो है या जो है रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है, ये चीज़ें भी उत्पादित हो सकती हैं। इसके अलावा पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं जी। और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में तो पोलन जो पराग कण है
उसको मार्केट के अंदर बहुत महंगे दामों पर बिकता है। तो अच्छा लाभ देखिए आपको मिल सकता है मधुमक्खी पालन के जरिए, उसमें कर सकते हैं जी, और युवा जो है स्वरोजगार के रूप में इसको अपना सकते हैं, जमीन हो ना हो। चलिए बिल्कुल डॉक्टर बलराज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और साथ ही गुलाब की खेती के बारे में। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं उनको तैयार कर सकें। खासतौर से हमारा अगला विषय रहेगा स्ट्रॉबेरी की खेती, और साथ ही आपको हम जानकारी देंगे आलू फसल की देखभाल के बारे में। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव पूछना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा, फेसबुक पर जाकर हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक के लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे स्कैन कीजिए, फिर ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से ले सकेंगे। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।